CH1 बर्थडे लड़ाई। अगर आज आप गए तो ये रिश्ता यही खत्म हो जाएगा। अभय का जाना। लोनावाला के जंगलों में एक चौपर उतरा जिसमें से कि बहुत ही खूबसूरत एक कपल। वो बाहर निकला, लड़का काफी खुश लग रहा था। लड़के ने लड़की का हाथ थामा और बोला, प्रिंसेस अब तो खुश हो ना, तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी हुई। लड़की ने लड़के की तरफ देखा और हल्का सा हाँ में सिर हिलाया, पर ऐसा लग रहा था जैसे लड़की बहुत ज्यादा खुश नहीं है। लड़के ने लड़की की तरफ देखकर ना में सिर हिलाया, जैसे सोच रहा हूँ कि अब इससे भी ज्यादा इसे क्या चाहिए। ये कपल है अभय प्रताप सिंह राणा, उम्र 27 साल, राणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक। हाइट 6'4" रंग गोरा, स्ट्रॉन्ग बिल्ट, 8 पैक ABS, हद से ज्यादा हैंडसम और बिजनेस का बादशाह। लड़की के बारे में जानते हैं। लड़की का नाम है राशि वर्मा, हाइट 5'5", रंग गोरा, छोटा सा मासूम चेहरा, बहुत ही सुंदर, एक बार देखने वाला बस देखता ही रहे। उम्र 24 साल। यह एक अनाथ है और अनाथाश्रम में रहती थी जब तक कि इसकी शादी अभय से नहीं हुई थी। अब आगे फिर वो दोनों उन जंगलों में बने एक बहुत ही खूबसूरत से कॉटेज में आ गए। ये कॉटेज बिल्कुल सुनसान इलाके में बना हुआ था जिसमें आगे बहुत घना जंगल था। उस आदमी के साथ काफी सारे बॉडीगार्ड्स भी थे जो कॉटेज के बाहर ही रुक गए। लड़की जब अंदर आई तो उसने देखा कि कॉटेज बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ है। वहां पर सब जगह फूलों से डेकोरेशन हुई है और फूल भी उसकी पसंद के, रोज, लिली। ये देखकर लड़की के चेहरे पर बहुत ही अच्छी स्माइल आ गई। उस आदमी ने जैसे ही लड़की के चेहरे की स्माइल देखी, उसने मुस्कुराहट से उस लड़की का हाथ खींचते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, प्रिंसेस अब तो खुश हो जाओ, मानता हूँ तुम गुस्सा हो, पर एट लिस्ट आज के दिन तो अपना सारा गुस्सा छोड़ दो। लड़की ने हाँ कहा और बोला, अभय वादा कीजिए अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मुझे तकलीफ हो। अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, यह आपका आखिरी चांस है। लड़के ने बोला, हाँ जानता हूँ, पर प्लीज तुम भी समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा कॉपरेट करने से अगर किसी को खुशी मिलती है तो क्यों नहीं। उस लड़की ने गुस्से से अपना मुंह फेरा और बोला, और कितना किसी की खुशी के लिए जियो। मेरी खुशी का क्या, 3 साल से देख रही हूँ आपको सिर्फ उसकी परवाह है, कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं। अभय, उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम इतना बदल कैसे गई, मुझसे ज्यादा तो तुम सबकी परवाह करती थी, फिर अब अचानक क्या हो गया उसके आने से तुम्हारे बिहेवियर में इतना चेंज। उस लड़की ने कहा, नहीं मेरे बिहेवियर में चेंज नहीं है, आपके देखने में चेंज है। जो चीज मैं देख पा रही हूँ आप क्यों नहीं देख पा रहे। फिर अभय ने चिढ़ के बोला, बस करो राशि, आज तुम्हारा बर्थडे है, आज के दिन हम ये बात नहीं करें तो अच्छा है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने आया हूँ, पर तुम हो कि आखिर तुम कब समझोगी, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कई बार क्लियर कर चुका हूँ। राशि ने कहा, अभय मैं जानती हूँ वैसा कुछ नहीं है आपकी तरफ से, पर उसकी तरफ से तो। इतना कहकर राशि चुप हो गई। फिर वो बोली, पर फिर भी लोगों के मुंह को आप कैसे बंद करेंगे, जो बातें हो रही हैं उसका क्या। अभय ने कहा, ठीक है राशि अब प्लीज बस करो। राशिनी जैसे ही देखा अभय को गुस्सा आ रहा है, वो चिढ़ रहा है, उसने जल्दी से अभय का हाथ पकड़ा और उसके गालों पर प्यार से किस करते हुए बोला, ठीक है आज के दिन हम कोई बात नहीं करेंगे, बस आप और मैं, पर प्लीज हर बार की तरह आप मुझे छोड़कर मत जाना, वरना अब मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी। अभय ने कहा, मैं क्यों छोड़कर जाऊंगा, कुछ रीजन होता है तो ही जाता हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है, वरना तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम अच्छे से जानती हो। राशि चुप हो गई और फिर माहौल को लाइट करने के लिए वो जल्दी से टेबल की तरफ बढ़ी। उसने देखा उस टेबल पर बहुत ही प्यारा एक केक पड़ा हुआ था और साथ में कैंडल जल रही थी। राशि ने कहा, अभय आए, आज सब बातें छोड़कर पहले बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सबसे पहले केक काटते हैं। अभय भी चुप हो गया और वही आया जहां राशि केक पर कैंडल्स लगा रही थी। अभय ने कहा, राशि। राशि ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो देखा अभय अपनों घुटनों के बल बैठा था और उसके हाथ में एक बड़ी ही प्यारी रिंग थी। राशि ने जैसे ही रिंग देखी उसने हैरानी से अभय को देखा और बोला, अभय ये तो। अभय ने वो रिंग राशि को पहनाते हुए बोला, राशि यह रिंग मैंने पिछले हफ्ते नीलामी में खरीदी थी। राशि ने हैरानी से कहा, तो क्या आप ही हैं वो बिजनेसमैन जिसने ये लिमिटेड एडिशन रिंग खरीदी। तो अभय ने कहा, बिल्कुल अपनी प्यारी सी पत्नी के लिए।
क्योंकि मेरी बीवी भी तो बहुत रही है एंड शी डिजर्व्स इट। इतना कहकर उसने राशि के माथे पर प्यार से होठ रख दिए। राशि ने वो रिंग देखी और अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए बोला, अभय ये बहुत सुंदर है। अभय ने कहा, सुंदर तो होगी, आखिर पहनी किसने है। राशि ने खुशी खुशी अभय को गले से लगा लिया। अभय ने भी राशि को कस के जकड़ लिया और उसके गालों को प्यार से चूमते हुए बोला, ज्यादा मत सोचो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक जिम्मेदारी है मेरे पर जो मुझे पूरी करनी है। तुम अच्छे से जानती हो एहसान है जिसे मैं उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। पर राशि, उसने जैसे ही अभय की बात सुनी उसने मुंह बना लिया पर कुछ कहा ना, क्योंकि वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। फिर अभय ने कहा, चलो केक काटते हैं। राशि ने कहा हाँ, और जैसे ही अभय ने चाकू पकड़ा केक काटने के लिए, तभी उसे किसी का फोन आया। अभय ने जैसे ही फोन अपनी जेब से निकाला, राशि ने उसका हाथ पकड़ लिया और डरते हुए बोला, प्लीज अभय, अपने वादा किया था कि आज आप कोई फोन नहीं लेंगे, आप ये रात मेरे साथ गुजारेंगे। अभय ने कहा हाँ राशि प्लीज, राजीव का फोन है, हो सकता है कोई बहुत जरूरी काम हो। राशि जानती थी कि राजीव क्या कहना चाहता है। उसने फिर से अभय को टोकते हुए बोला, नहीं अभय, मैं अच्छे से जानती हूँ वो क्या कहेगा। आज नहीं, बहुत उतार चढ़ाव से हमारा रिश्ता गुजर रहा है। आज आपका एक कदम हमें हमेशा के लिए अलग कर सकता है। अब अभय को राशि की बातों से गुस्सा आ रहा था। उसने राशि का हाथ झटका और बोला, तुम हमेशा गलत क्यों सोचती हो। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे एक बार फोन सुनने दो। अभय ने जल्दी से फोन ऑन करके अपने कान पर लगाया। आगे से राजीव ने कुछ कहा। अभय के माथे पर परेशानी आ गई। उसने राजीव को बोला, ठीक है मैं पहुंच रहा हूं। राशि में जैसे ही सुना उसका दिल धड़क से रह गया। उसने कहा, अभय मैंने पहले ही कहा था आज आप कहीं नहीं जाएंगे। अभय ने राशि को समझाते हुए बोला, राशि प्लीज समझने की कोशिश करो, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। तान्या को फिर से अटैक आया है और तुम्हें पता है जब भी उसे ऐसा अटैक आता है वो सिर्फ मुझे धुतती है, तुम अच्छे से जानती है। राशि ने अब चिल्ला कर बोला, उसे कोई अटैक नहीं आया है, हमेशा की तरह बहाना बना रही है, आप क्यों नहीं देख पाए उसकी यह चालाकी। अभय को गुस्सा आया। उसने कहा, पागल हो गई हो क्या, तान्या को सच में अटैक आया है और तुम सिर्फ उसका नाटक बता रही हो। राशि ने कहा, हाँ हमेशा की तरह वो इस बार भी नाटक कर रही है। उसे अच्छे से पता है कि आज की रात में और आप इस कॉटेज में गुजारने वाले हैं, इसीलिए वो अपने अटैक का बहाना बनाकर आपको फिर से बुला रही है जैसे वो हर बार करती है। अभय ने कहा, राशि तुम सच में पागल हो चुकी हो, तुम इतनी मतलबी कैसे हो गई। ये तुम ही हो, किसी के दुख को देख नहीं सकती थी और आज देखो मुझे समझ में नहीं आता आखिर तुम्हें हो क्या गया है। राशि ने गुस्से से चाकू को नीचे फेंकते हुए बोला, मुझे क्या हो गया है या आपको क्या हो गया है, जानबूझकर अंधे बन रहे हैं आप, आपको क्यों नहीं दिखाई देता। अभय प्रताप सिंह राणा जो दुनिया की नजरें पढ़ना जानता है, बिजनेस का किंग, और एक लड़की उसे हर रोज बेवकूफ बनाती है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे। अभय ने राशि के कंधों को जोर से झकझोरते हुए बोला, सच में तुम जलन के मारे इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें किसी के जीने मरने से भी फर्क नहीं पड़ता, और जो बकवास तुम कर रही हो उसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना कहकर अभय वहां से जाने लगा। राशि ने जल्दी से अभय का पीछे से हाथ पकड़ा और बोला, अभय आपका असिस्टेंट राजीव है, सब हैं, आपके इतने बॉडीगार्ड्स हैं, किसी को भी बोलिए, कोई भी उसे अस्पताल ले जाएगा अगर उसे अटैक आया है, सिर्फ आप ही क्यों। अभय ने कहा, राशि तुम अच्छे से जानती हो जब तान्या को ऐसा अटैक आता है तो वो अपने आसपास किसी को आने नहीं देती, उसे सिर्फ मैं चाहिए, यह बात तुम जानती हो, फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। राशि ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि वो हर बार झूठ बोलती है आपको और मुझे अलग करने के लिए। यह उसका फिर से एक जाल है जिसमें आपकी माँ भी साथ देती है। जैसे ही राशि ने कहा कि इसमें आपकी माँ भी साथ देती है, अभय को गुस्सा आया और उसने राशि पर अपना हाथ उठा दिया, पर राशि को थप्पड़ लगता उससे पहले ही अभय ने अपना हाथ हवा में रोक लिया। वो गुस्से से राशि को देख रहा था और राशि हैरानी से अभय को। अभय ने गुस्से से अपना हाथ नीचे किया और बोला, सच में तुम इतनी बदल जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। तुम्हें एक लड़की की परवाह नहीं, परवाह है इस यूजलेस बर्थडे मनाने की। राशि ने कहा, अभय यूजलेस बर्थडे, पिछले 3 साल से जब से आपकी यह तान्या हमारे बीच आई है
ऐसा ही तो हो रहा है, कौन सा बर्थडे, कौन सी एनिवर्सरी हमने मनाई है? बताइए, मुझसे हर बार कोई ना कोई बहाना करके वो आपको मुझसे अलग कर देती है और आप बेवकूफ़ों की तरह उसकी बातों में आ जाते हैं और मुझे छोड़कर चले जाते हैं। और आज भी तो वही हुआ, मैंने तो पहले ही कहा था कि आज के दिन आप कोई फ़ोन नहीं लेंगे और मुझे छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन आपको मेरी कोई परवाह नहीं, अगर परवाह है तो अपनी उस रखेल की। जैसे ही राशि ने रखेल शब्द यूज़ किया, अभय को बहुत गुस्सा आया। उसने राशि के गालों पर जोर से थप्पड़ मारा, राशि नीचे गिर गई। वो अपने गालों पर हाथ रखकर अपनी फटी हुई आंखों से अभय को देख रही थी। अभय ने कहा, राशि तुमसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी, इतना घटिया शब्द तुमने तान्या के लिए निकाला और तो और तुमने मेरे कैरेक्टर पर भी सवाल किया। क्या यही है तुम्हारा प्यार? क्या यही रिश्ता है हमारा? 5 साल से हम साथ हैं, तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने तुम्हारे अलावा किसी और को छुआ भी नहीं। फिर भी यहाँ तक कि तुमने कभी प्रेग्नेंट ना होने के लिए कितना कुछ किया, पर फिर भी मैंने तुम्हारा साथ दिया और आज तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। राशि अपनी आंखों में आंसू लिए अभय को देख रही थी, क्योंकि वह जान गई थी कि वो अभय को चाहे कितनी ही सफाई ना दे दे, कितना ही कुछ बोल दे, पर अभय अब किसी की नहीं सुनने वाला, वो यहाँ से जरूर जाएगा। अभय उसको राशि को ऐसे नीचे गिरे देखकर गुस्सा आ रहा था। वह जैसे ही उसकी तरफ उसे उठाने के लिए बढ़ा, राशि ने हाथ देकर उसे रोक दिया और खुद उठते हुए बोली, अभय अगर आज आप यहाँ से गए तो। राशि ने कुछ कहा। जैसे ही उसने बोला, अभय ने हैरानी से राशि को देखा और कहा, तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? राशि ने कहा, बस अभय, अब और ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर उसने अपने पर्स से कुछ निकाला और अभय के सामने किया, जिसे देखकर अभय को बहुत गुस्सा आया और CH2 वो मर क्यों नहीं जाती? डाइवोर्स पेपर्स, अनजान शख्स, बॉडीगार्ड की नीयत खराब। राशि ने कहा, बस अभय, अब और ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर उसने अपने पर्स से कुछ निकाला और अभय के सामने किया, जिसे देखकर अभय को बहुत गुस्सा आया और अब आगे जैसे ही राशि ने बोला, अभय ने हैरानी से राशि को देखा और बोला, तुम सब बोल भी कैसे सकती हो? दरअसल राशि ने अभय से बोला था कि अगर वो आज यहाँ से गया तो ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। अभय ने राशि का हाथ पकड़ते हुए गुस्से से पीछे की तरफ मुड़ते हुए बोला, इतनी बड़ी बात तुमने इतनी आसानी से कह दी, एक पल के लिए भी नहीं सोचा? राशि ने अभय की आंखों में वैसे ही देखते हुए बोला, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं हर पल तिल तिल कर मर रही हूँ। जब आपको वो दिखाई नहीं देता तो मैं क्यों सोचूं, क्या फ़ायदा हमारे इस रिश्ते का जब आप मेरा दुख दर्द ही नहीं समझते? अभय ने कहा, राशि तुम्हें कोई दुख दर्द नहीं, सिर्फ एक नाटक और ड्रामा है। बात तो सारी यह है कि तुम तानिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसे चिढ़ती हो, और तुम्हें मेरा तान्या के आसपास होना भी नहीं पसंद होता और अपनी बातों में हमेशा मुझे फंसाकर तान्या को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। तुम एक जलनखोर लड़की हो, जिसे उस लड़की से जलन होती है जो कि पहले से ही बीमार और बेसहारा है, जिसका इस दुनिया में हमारे अलावा कोई नहीं। और मुझे डर है कि कहीं वो जल्दी न मर जाए, क्योंकि उसकी हालत तुम अच्छे से समझती हो, डिप्रेशन का शिकार है वह। और राशि ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि राशि ने गुस्से से बोला, तो फिर वह मर क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं हमारा पीछा छोड़ देती? क्यों मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर बैठी है? क्यों हमें चैन से रहने नहीं देती? जैसे ही राशि ने ये बोला, अभय उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने राशि को वैसे ही पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोला, तुम सच में एक हार्टलेस और मतलबी और घटिया सोच की लड़की हो। शायद मैंने ही तुम्हें पहचानने में बहुत गलती कर दी। जैसे ही अभय ने ये बोला, राशि जो अपना हाथ सहला रही थी अभय की इतनी जोर से मोड़ने पर, उसने फटी आंखों से अभय को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभय उसे ऐसा कुछ कहेगा। उसने कहा, अभय यह आप क्या कह रहे हैं? अभय ने एक बड़ा ही गंदा लुक राशि को दिया और अपना कोट लेकर वहां से बाहर चला गया। राशि वही अपनी आंखों में आंसू लिए अपने एक हाथ को दूसरे हाथ में पकड़े दरवाजे की तरफ देखती रही। ऐसा कितनी बार हुआ, अभय उसे यूं ही छोड़कर चला गया, उससे अब रोया भी नहीं जा रहा था। वो बेचारी तो हैरान हुए दरवाजे की तरफ ही देख रही थी कि अभय उसे इतनी तूफानी रात में ऐसे घने जंगल में इस तरह रात को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है, और वह भी उस लड़की के लिए जो उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं।
अभय जैसे ही बाहर निकला उसने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा और बोला, यहाँ से बिल्कुल मत हिलना और ध्यान रखना कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वरना मैं क्या हाल करूँगा तुम लोग अच्छे से जानते हो। वो बॉडीगार्ड्स उन्होंने हाँ में अपना सिर हिलाया। अभय इतना कहकर वहां से जाने लगा लेकिन पता नहीं क्यों उसका मन नहीं मान रहा था, उसके कदम वहीं रुक गए। उसने अपने साथ जा रहे 2 बॉडीगार्ड्स को बोला, मैं अकेला चला जाऊंगा, तुम लोग भी यहाँ रहो। जैसे ही 2 बॉडीगार्ड जो पहले राशि की सेफ्टी के लिए रुकने वाले थे उन्होंने देखा कि अभय दूसरे बॉडीगार्ड्स को भी वहीं रहने के लिए बोल रहा है, उन्होंने जल्दी से एक दूसरे की तरफ देखा और अभय की तरफ बढ़े और बोले, सर आप हम पर विश्वास कीजिए, हम मैं का पूरा ध्यान रखेंगे, आप अकेले मत जाइए, इन 2 बॉडीगार्ड्स को अपने साथ लेकर जाइए। अभय उन्हें गुस्से से देखा और बोला, मुझे पता है क्या करना है। इतने में ही अभय को राजीव का फोन आया। दरअसल बॉडीगार्ड ने राजीव को मैसेज कर दिया था कि अभय सब बॉडीगार्ड्स को यही छोड़कर जा रहा है। राजीव ने अभय को मैसेज किया कि सर वो वीर और शेरा को वहां मैं की सेफ्टी के लिए भेज रहा है, आप अकेले मत आइए और वैसे भी वो बॉडीगार्ड जो रह रहे हैं वो फुली ट्रेंड है, उन पर विश्वास रखिए। अभय ने कहा, ठीक है, तुम वीर और शेरा को जल्दी से यहाँ भेजो। वीर और शेरा अभय के सबसे भरोसेमंद और पुराने बॉडीगार्ड थे। वो अभय और राशि के लिए अपनी जान भी दे सकते थे, इसीलिए अभय किसी से भी ज्यादा वीर और शेरा पर विश्वास करता था। वीर और शेरा कभी भी अभय और राशि को अकेला नहीं छोड़ते थे, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि वो उन दोनों के साथ नहीं थे, या फिर सब प्लानिंग थी। फिर अभय राजीव को इतना बोलकर जल्दी से चाप में बैठ गया, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं मान रहा था, उसकी आंखें कॉटेज की तरफ ही थी, उसका दिल कह रहा था कि वह ना जाए, पर एक जिम्मेदारी ने उसके पैर जकड़े हुए थे जिससे वो भाग नहीं सकता था। अभय के जाते ही उन दोनों बॉडीगार्ड ने एक दूसरे की तरफ देखा और बुरी तरह से हंसने लगे। फिर उन्होंने किसी को फोन करके बताया कि अभय निकल गया है और राशि अब कॉटेज में बिल्कुल अकेली है। उन्हें आगे से इंस्ट्रक्शन मिली कि किसी भी तरह राशि बचनी नहीं चाहिए। उन बॉडीगार्ड्स ने कहा हाँ, और वो बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे को देखकर कहा, चलो काम तमाम करें और जल्दी से निकले। दूसरे बॉडीगार्ड ने उसे रोका और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, इतना बढ़िया माल तो ऐसे ही जाने देगा। दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? तो उसने कहा, जब इस लड़की को मारना ही है तो क्यों ना एक बार चख लिया जाए। दोनों एक दूसरे को ताली देकर हंसने लगे। इधर राशि अभी भी वहीं पर बैठी दरवाजे की तरफ देख रही थी, उसके सपने सब टूट गए थे, उसे उम्मीद नहीं थी। उसने आज अभय को लास्ट वार्निंग दी थी कि अगर वो उसे छोड़कर गया तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, पर फिर भी अभय ने राशि की बात नहीं मानी। राशि को ऐसा लग रहा था कि 5 साल का रिश्ता अभय एक पल में तोड़ दिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उस पर क्या बीतेगी। उसने अपने आंसू साफ किए, वहां से उठी और दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, अभय अब बस आज तुमने खुद अपने हाथों से यह रिश्ता तोड़ा है। उसने अपने पर्स में से डिवोर्स पेपर्स निकाले जो उसने पहले ही कब से लेकर रखे थे। दरअसल वो 1-2 बार अभय को धमकी दे चुकी थी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे डिवोर्स दे देगी, और अभय ने उसे धमकी भी दी थी कि अगर यह बात उसने दोबारा की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। राशि को लगता था कि वो किसी तरह अभय को रोक लगी, लेकिन आज अभय उसने राशि की यह बात भी नहीं सुनी जब उसने कहा कि वो उसे डिवोर्स दे देगी। अभय ने उससे कहा कि यह उसका हर रोज का नाटक हो गया है, और राशि वो उन डिवोर्स पेपर्स को देख रही थी। फिर उसने जल्दी से पेन निकाला और उस पर साइन करके एक टिश्यू लिया और उस पर गुड बाय लिखा, और इन डिवोर्स पेपर्स को एक गिलास के नीचे रखकर वो बाहर जाने लगी। इधर बॉडीगार्ड दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर वो दरवाजा सिर्फ अंदर से खुल सकता था, क्योंकि अभय राशि की सेफ्टी के लिए उस दरवाजे को लॉक लगा कर गया था। या तो वो सिर्फ चाबी से खुलता या फिर अंदर से। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अब क्या किया जाए। उन्होंने फिर किसी को फोन किया और उसे सारी बात बताई, तो आगे से उन्हें इंस्ट्रक्शन मिली कि पूरे कॉटेज को आग लगा दो, क्योंकि इन जंगलों में कॉटेज लकड़ी का बना हुआ था। उन्होंने कहा ठीक है, और एक बॉडीगार्ड जल्दी से गाड़ी की तरफ भागा पेट्रोल लेने के लिए, तो दूसरे ने रोक दिया, बोला थोड़ा सा इंतजार करते हैं, क्या पता दरवाजा खुल जाए, या फिर हम किसी तरह से इस लड़की को बाहर बुलाने की कोशिश करते हैं। दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, देखा, हमें जिस काम के पैसे मिले हैं हम वही करेंगे।
अगर दरवाजा खुल जाता तो ठीक था, अब हमें पूरे कॉटेज को आग लगा देनी चाहिए। दूसरे बॉडीगार्ड ने बोला, मेरी बात सुन, देख, इतना अच्छा मौका हाथ से मत जाने दे। कितने महीनों से इस पर नजर रखी हुई है, सच में इसे देखकर तो पहली बार ही दिल में हलचल हो गई थी। हर रोज रात को इसके सपने देखता हूँ, आज यह मौका मैं अपने हाथों से कभी नहीं जाने दूंगा। बिना इसका स्वाद चखे तो मैं इसे मरने भी नहीं दूंगा। दूसरा बॉडीगार्ड भी उसकी बातों में आ गया। उसने कहा, ठीक है, किसी तरह से उसको बाहर बुलाने की कोशिश करते हैं। इधर जंगल में कोई इन सब पर नजर रख रहा था। बहुत दूर से उसने अभय को जाते हुए भी देख लिया था और बॉडीगार्ड को आपस में कुछ बात करते हुए भी उसे बॉडीगार्ड्स की नीयत ठीक नहीं लगी। उसके साथ एक आदमी खड़ा था। उसने बोला कि सर, मिस्टर अभय यहाँ से निकल चुके हैं, क्या अब हमें अंदर जाकर मैं से बात करनी चाहिए? तो उसने कहा, नहीं रुको, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहीं से वेट करते हैं। वो दोनों वहां से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक गाड़ी पर बैठे थे और अब तूफान बहुत तेज हो गया था, बारिश बहुत तेज, पर राशि उसके मन में आग लगी हुई थी। इधर बॉडीगार्ड्स दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। गाड़ी में बैठा शख्स और उसके साथ बैठा आदमी भी उन बॉडीगार्ड्स की हरकत देख रहा था। उसने भी कहा, सर, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए, मुझे ये बॉडीगार्ड्स बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। तो शख्स ने कहा, मैंने कहा ना, थोड़ा इंतजार करो। फिर राशि ने अपनी रिंग उतारी और उसे उस केक के बिल्कुल बीचों बीच लगा दिया और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, बस अभय, यह आखिरी बार था। अब मैं तुम्हारी बातों में कभी नहीं आऊंगी, आज तुमने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया है। उसकी चेहरे से ही पता चल रहा था जैसे अब वो सच में अपने दिल से यह रिश्ता तोड़ चुकी है। उसने अपने आंसू साफ किए, अपना बैग उठाया और फोन निकालकर अभय का नंबर ब्लॉक किया और डिलीट किया और अपने आप से बोली, अब सब रिश्ता खत्म, तुम्हें तुम्हारी तानिया मुबारक हो। इधर बॉडीगार्ड्स वह भी दरवाजा तोड़ने में सफल हो गए थे। दरअसल उन्होंने वो पूरा लॉक ही तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब कॉटेज को आग ही लगानी है तो फिर क्या फर्क पड़ता है। इधर राशि ने जैसे ही बॉडीगार्ड्स को दरवाजा तोड़ते हुए देखा, उसने हैरानी से उनको देखकर कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम लोग अंदर क्यों आए? अभी के अभी बाहर निकलो। तो उन बॉडीगार्ड्स ने अजीब तरीके से राशि को देखा और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? मैसेज राणा बाहर भी चले जाएंगे, पहले जो काम करने आए हैं वो तो कर ले। वो राशि की तरफ बढ़ने लगे। राशि उन दोनों को हैरानी से देख रही थी, उसे उनकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं लगी। वो अपने कदम पीछे लेने लगी। उसने उसे बोला कि यह क्या बदतमीजी है? तो वह बॉडीगार्ड वह राशि को देखकर बोले, बहुत दिनों से नजर है तुम पर, सच कहे तो आग लगा रखी है तूने इस दिल पर। अब तो आज दिल की आग बुझा कर ही तुझे तेरे उस भगवान के दर्शन कराएंगे। इतना कहकर वह अजीब से हंसने लगे। राशि, जो पहले ही पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, ये क्या बकवास कर रही हो? पता भी है कि मुझे छूने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? तुम्हें क्या लगता है अभय तुम्हें छोड़ देगा? तो वो हंसे और बोले, वैसे भी तुम्हारा अभय ही यहाँ तुम्हें अकेला छोड़ कर गया है, तुम्हें लगता है कि उसे परवाह भी होगी अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ भी तो? और उसे पता कैसे चलेगा, क्योंकि आज के बाद तो तुम कभी उसे मिलेगी ही नहीं। अब राशि, उसने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? तो उन्होंने राशि को कुछ बताया, जिस राशि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या राशि बच जाएगी या होगी किसी की साजिश का शिकार? कौन मारना चाहता है राशि को? CH3, क्या राशि का सफर यही खत्म होगा? तान्या का अटैक। उन्होंने राशि को कुछ बताया जिससे राशि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तो उन बॉडीगार्ड्स ने उसे बता दिया कि तुम्हें मारने के आदेश हैं, पर उन्होंने उसे नाम नहीं बताया। राशि ने कहा, किसने भेजा तुम्हें? तो उन बॉडीगार्ड ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी ही देर में तुम मरने वाली हो। फिर आत्मा बनकर अपने कातिल का नाम भी जान लेना। और वो फिर से हंसने लगे। राशि, उसे समझ आ गया था कि यह बॉडीगार्ड उससे क्या चाहते हैं। उसने एक बॉडीगार्ड जो उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसने उसके टांगों के बीच जोर से लात मारी और वो वहीं पर दर्द के मारे बैठ गया और चिल्लाने लगा। दूसरा जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, राशि जल्दी से एक कमरे में भाग गई और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने देखा कि खिड़की जो उस कमरे से बाहर जंगल की तरफ जाती है, फिर जल्दी से उस खिड़की से बाहर कूद गई। उसे काफी चोट आई, पर फिलहाल उसे अपनी इज्जत और जान बचानी बहुत जरूरी थी।
वो वैसे ही दर्द से भी कराहती हुई उठी और वहां से भागने लगी। वो शख्स जो गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था, उसने जैसे ही बॉडीगार्ड्स को दरवाजा तोड़ते हुए और अंदर जाते हुए देखा, वो जल्दी से अपने साथ वाले आदमी को लेकर उस कॉटेज की तरफ बढ़ा। इधर जो बॉडीगार्ड्स राशि के पीछे थे, उन्होंने जल्दी से उसके कमरे का दरवाजा तोड़ा और उस कमरे में गए तो देखा राशि खिड़की से जंगल की तरफ भाग गई है। उसने अपने साथ वाले बॉडीगार्ड को जल्दी से उठाया और बोला, जल्दी कर, वो लड़की हाथ से जानी नहीं चाहिए, वरना तुम्हें पता है क्या होगा। दूसरे बॉडीगार्ड ने बोला, मैंने तुम्हें बोला था कि कॉटेज को आग लगाकर यह किस्सा खत्म करते हैं, पर तू नहीं माना। अगर आज ये लड़की बच गई तो समझ हम नहीं बचेंगे। अब जल्दी कर। वो दोनों जल्दी से उसी खिड़की से कूदकर राशि की तरफ भागने लगे और वो दो शख्स जो घर में इंतजार कर रहे थे वह भी कॉटेज में आए। उन्होंने भी जैसे ही उन दो बॉडीगार्ड को राशि के पीछे जाते हुए देखा, वह भी वहां से राशि को बचाने के लिए भागे। एक शख्स जो शायद बास लग रहा था, उसने अपने साथ वाले असिस्टेंट राघव को बोला, राघव जल्दी से पूरी सिक्योरिटी बुलाओ, इस लड़की को कुछ होना नहीं चाहिए और जेट तैयार रखो। राघव ने कहा, यस सर। इधर राशि वो भागती भागती काफी दूर आ गई थी, उसे काफी चोट आई थी। वो एक दो बार जंगलों में पथरीले रास्ते पर गिरी, उसके सिर पर भी काफी चोट थी, पर फिर भी अपनी जान बचाने के लिए वो लगातार भाग रही थी। और जैसे ही वो बॉडीगार्ड को अपने आसपास देखती, पेड़ों के पीछे छुप जाती। आज उसे अभय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मन में सोचा, अभय, इस तरह से हमारा रिश्ता खत्म होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। काश जितनी कैर वो तुम तानिया की करते हो, एक बार मेरी की होती। काश तानिया हमारी जिंदगी में नहीं आई होती। अपने मन में ही सोच रही थी कि अभय, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। आई हेट यू अभय, आई हेट यू। अगर आज मैं बच गई तो कभी तुम्हारी जिंदगी में लौट कर नहीं आऊंगी। इधर अभय वो अस्पताल पहुंच चुका था। दरअसल राजीव तानिया को अस्पताल लेकर आया था। अभय की मां भी साथ में थी, वो भी बहुत घबराई हुई थी। अभय का दिल बहुत घबरा रहा था, उसे कुछ गलत होने की आशंका लग रही थी। वो बार बार उसने अपने दिल पर हाथ रखकर वो जैसे अपने आप को समझा रहा था कि सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। उसने राशि को अस्पताल में आते ही फोन किया ये पूछने के लिए क्या वो ठीक है, पर राशि ने पहले ही उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था और उसका फोन वहीं पर गिर गया था। अभय को अब घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी। उसने जैसे ही राजीव को देखा, उसने बोला कि राजीव। वीर और शेरा निकल गए तो राजीव घबरा गया और बोला, सर तूफान बहुत तेज है। मैंने वीर और शेरा को बोल दिया है और वो गाड़ी लेकर निकल भी पड़े थे, पर तूफान की वजह से वो रास्ते में ही फंस गए हैं, क्योंकि रास्ते में काफी पेड़ गिरे हैं और वहां पर सब ट्रैफिक बंद हो गया है। अभय ने जैसे ही सुना, उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो, अचानक पेड़ कैसे गिरे। फिर उसने फोन जैसे ही लिया उन बॉडीगार्ड को करने के लिए, तो उसे याद आया कि उन दो नए बॉडीगार्ड्स का तो नंबर ही उसके पास नहीं है, क्योंकि उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हमेशा उसके साथ वीर और शेरा होते हैं और राजीव ही सारी सिक्योरिटी को हैंडल करता है, इसीलिए अभय के पास सिर्फ और सिर्फ वीर और शेरा के फोन नंबर रहते हैं। उसने राजीव को बोला कि जल्दी से अपने उसे बॉडीगार्ड को फोन मिलाओ और पूछो क्या वहां पर सब ठीक है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। राजीव ने कहा ठीक है। उसने उन बॉडीगार्ड को जैसे ही फोन मिलाया तो बॉडीगार्ड ने रुककर जैसे ही देखा कि राजीव का फोन आ रहा है, उसने एक दूसरे की तरफ देखा और बोला, अब क्या जवाब दे सर को। तो दूसरे ने कहा, बोल दे कि यहाँ सब ठीक है। उसने वैसा ही कहा और राजीव को बोला कि यहाँ सब ठीक है, मैं अंदर ही है और हम बाहर खड़े हैं। राजीव ने अभय को बताया कि राशि बिल्कुल ठीक है और बॉडीगार्ड बाहर ही खड़े पहरा दे रहे हैं। अभय को थोड़ी सी तसल्ली हुई, पर पता नहीं उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसने फिर राशि को कई बार फोन मिलाया पर फोन नहीं मिला। अभय को गुस्सा आ रहा था कि राशि इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है, उसे पता भी है कि वो वहां पर अकेली है, उसने कैसे अभय को ब्लॉक कर दिया। उसने फिर जल्दी से राजीव से फ़ोन मांगा और फिर से राशि के फ़ोन पर मिलाया, पर राशि का फ़ोन कॉटेज में ही गिरा हुआ था। राजीव के फ़ोन से रिंग जा रही थी, पर फ़ोन कोई नहीं उठा रहा था। अभय ने गुस्से से राजीव का फ़ोन नीचे पटका और बोला, यह इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। फिर राजीव ने कहा, सर मैं वहाँ बिल्कुल ठीक है, आप तान्या मैं का ख्याल रखिए, उन्हें फिर से पैनिक अटैक आया है। अभय जल्दी से उस कमरे की तरफ भागा जहाँ पर तान्या थी। एक लड़की लगभग
23 साल की, जो कि दिखने में काफी मासूम लगती थी और काफी सुंदर भी। छोटे छोटे बाल, वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी कि मुझे अभय के पास जाना है, अभय मुझे छोड़कर चला गया, अभय मुझे छोड़कर चला गया। अभय ने जैसे ही तान्या को देखा वो जल्दी से उसकी तरफ भागा और उसे अपनी बाहों में लेकर उसे चुप कराया और बोला, मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया। तान्या ने अभय को देखा और उससे लिपटते हुए बोला, अभय मुझे छोड़कर मत जाना। अभय ने तान्या को चुप कराया और बोला, मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं गया, मैं यही था, तुम ऐसे ही घबरा गई थी। फिर अभय की माँ, जो उनके पास ही खड़ी थी, वो जल्दी से आगे आई और बोली, अभय तुम्हें कितनी बार कहा है कि तान्या को छोड़कर मत जाया करो, पर तुम क्यों उस राशि की बात सुनते हो। अभय ने अपनी माँ को गुस्से से देखा और बोला, आप चुप ही रहे तो बेहतर है। जैसे ही अभय ने उन्हें देखा, उसकी माँ जल्दी से पीछे हो गई। इतनी ही देर में अभी वो बातें ही कर रहे थे और अभय तान्या को चुप करने की कोशिश ही कर रहा था कि एक लड़का, अभय की ही उम्र का 27 से 28 साल, वो अंदर आया। वैसे ही अभय की तरह चौड़ी बिल्ड, रंग साफ, छोटे छोटे बाल, काली आंखें। उसका नाम था आदित्य। आदित्य सक्सेना ग्रुप का मालिक। वो अंदर आया और जैसे ही उसने अभय और तान्या को इकट्ठे देखा, उसने जल्दी से अभय की तरफ गुस्से से देखा। फिर उसने राजीव की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ था। तो राजीव ने कहा, सर तान्या, मैं को फिर से पैनिक अटैक आया। दरअसल तान्या मैम को जैसे ही पता चला कि अभय सर यहाँ नहीं है, वो घबरा गई। आदित्य को गुस्सा आ रहा था। उसने फिर अभय को बोला कि अभय, राशि कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। अभय ने तान्या को बड़ी मुश्किल से चुप कराकर राजीव और अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, इसका ध्यान रखो, मैं आता हूँ। उसने आदित्य को इशारा किया कि वो बाहर चले। आदित्य वैसे ही तान्या को अजीब सी नजरों से देखता हुआ उस कमरे से बाहर चला गया। तान्या, उसने अभय का हाथ पकड़ लिया और बोला, प्लीज अभय, मुझे छोड़कर मत जाओ। अभय ने कहा, तान्या मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, 2 मिनट बस डॉक्टर से बात करने जा रहा हूँ, तुम घबराओ मत, मैं अब आ गया हूँ ना। फिर राजीव ने भी कहा, हाँ तान्या, मैं, आप घबराइए मत, अब सर आपके पास ही है। तान्या भी अभय की बात सुनकर चुप हो गई और वैसे ही लेट गई। अभय जैसे ही बाहर आया, आदित्य ने गुस्से से अभय की तरफ देखकर बोला, राशि कहाँ है, और फिर से आज तू अपनी सेलिब्रेशन छोड़कर वापस आ गया, कब तक चलेगा ऐसा। अभय ने आदित्य को गुस्से से देखा और बोला, क्या तू तान्या की हालत नहीं देख सकता, उसका क्या हाल हुआ है ये जानकर ही कि मैं यहाँ नहीं हूँ। आदित्य, उसने अपना सर गुस्से से पीछे किया, जैसे उसे तान्या की कोई परवाह नहीं। उसने कहा, राशि कहाँ है। अभय ने कहा, वो वही कॉटेज में है, लोनावला में। आदित्य हैरान रह गया। उसने कहा, वॉट, राशि वहाँ अकेली है और तू यहाँ पर उसे छोड़कर आ गया। अभय आदित्य को देख रहा था कि कहीं सच में उससे बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि उसका दिल पहले ही बहुत घबरा रहा था। फिर उसने कहा, वहाँ पर बॉडीगार्ड्स हैं और वीर और शेरा, वह भी बस उसके पास पहुँचते ही होंगे, और तान्या को थोड़ा बहला कर मैं खुद वहां जा रहा हूँ। आदित्य ने कहा, इम्पॉसिबल अभय, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तू इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है। अभय ने कहा, आदित्य क्या बोलना चाहता है तू। आदित्य ने कहा कि तू राशि को वहां कॉटेज में इतनी तूफानी रात में अकेला कैसे छोड़कर आ गया। तुझे पता है कि वो बिजली चमकने से ही डर जाती हैं और वीर और शेरा वो भी वहां पर नहीं है। फिर उसने अभय से पूछा कि उसके साथ कौन से बॉडीगार्ड है, तो अभय ने उन्हें बताया कि जो 3-4 महीने पहले ही अपॉइंट किए हैं, वो है बहुत ट्रेंड। अब आदित्य को अभय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, अभय तुम नए बॉडीगार्ड के सहारे राशि को छोड़ आया। अभय वो वहीं पर बैठ गया, उसकी मुठिया कसी हुई थी। उसने कहा, आदित्य देख, मुझे डरा मत, सब ठीक है। अभी राजीव ने उन बॉडीगार्ड से पूछा है और मैंने राशि को कई बार फोन मिलाया पर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। आदित्य ने कहा, बिल्कुल ठीक किया, पहली बार राशि ने समझदारी का काम किया है। अभय उठा और आदित्य को कॉलर से पकड़कर बोला, ये तो क्या बोल रहा है। आदित्य ने अभय के हाथ अपने कॉलर से हटाए और जल्दी से अपना फोन लेकर राशि को मिलाया, पर राशि वो अपना फोन कैसे उठाती, वो तो जंगलों में अपनी जान बचा रही थी। इधर राशि, अब उसकी हालत बहुत बुरी थी। इतनी बारिश में बिजली कड़क रही थी और वो बेचारी सिर से लेकर पांव तक खून में बह रही थी, क्योंकि उसे इतनी चोटें लगी थी और दिल पहले ही टूटा हुआ था, अब उसमें चलने की हिम्मत नहीं रही।
वो वहीं पर एक पेड़ के सहारे बैठ गई और अपने भगवान को याद करने लगी। उसके बाद उसने अपने माँ बाप को याद किया और बोला, क्यों छोड़ गए आप मुझे अकेला, क्यों, क्या ये दिन देखने के लिए क्यों नहीं आप मुझे अपने साथ ले गए। फिर उसने अपने पेट पर हाथ रखा और बेचारगी से अपनी आंखें बंद कर ली कि अचानक, क्या सच में तान्या बीमार है और ऐसी क्या मजबूरी है अभय की। टू बी कंटिन्यूड। CH4। अभय को पता चली राशि के गायब होने की खबर। आदित्य की घबराहट। वो वहीं पर एक पेड़ के सहारे बैठ गई और अपने भगवान को याद करने लगी। उसके बाद उसने अपने माँ बाप को याद किया और बोला, क्यों छोड़ गए आप मुझे अकेला, क्यों, क्या ये दिन देखने के लिए क्यों नहीं आप मुझे अपने साथ ले गए। फिर उसने अपने पेट पर हाथ रखा और बेचारगी से अपनी आंखें बंद कर ली कि अचानक, अब आगे वह वहीं पर बैठकर रोने लगी। अपने माँ बाप को याद कर रही थी, क्यों वह उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। वह बॉडीगार्ड। उन्होंने जैसे ही राशि को एक पेड़ के सहारे खून से लथपथ बैठे हुए देखा, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और एक बॉडीगार्ड जो फिर से अपनी आंखों में हवस लिए उसकी तरफ बढ़ा। दूसरे ने कहा, अब कोई गलती नहीं, सबसे पहले इसको खत्म कर, बहुत हो गया, पहले ही लेट हो गए हैं। वीर और शेरा किसी भी वक्त पहुंचने होंगे और तुम्हें पता है अगर एक बार वो यहाँ आ गए तो फिर हम में से किसी का बचना नामुमकिन है। तू अच्छे से जानता है पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। दूसरे बॉडीगार्ड जो कि उसकी बातों को समझ पा रहा था, उसने गुस्से से अपना हाथ एक पेड़ पर मारते हुए बोला, इतना अच्छा चांस मिस हो गया। उसने कहा, ठीक है, पहले इसको खत्म करते हैं और फिर पैसे लेकर आज की रात कहीं ऐश करेंगे। उसने अपने पैर से चाकू निकाला और राशि की तरफ बढ़ा। राशि अपनी अध खुली आंखों से उनकी तरफ देख रही थी, पर उसमें अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो वहां से भाग जाए। उसने ऊपर मुंह किया और चांद में अपने माँ बाप को देखते हुए बोला, मैं आ रही हूँ मम्मी पापा, मैं आपके पास आ रही हूँ। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। वो बॉडीगार्ड उस तक पहुंचे और उन्होंने कहा, फालतू में इतना टाइम अपना भी वेस्ट किया और अपने आप को इतने कष्ट दिए। पहले हमारी बात मान जाती तो आज की रात तू भी ऐश करती और हम भी, पर अब तुझे मारने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। इधर आदित्य लगातार राशि को फोन कर रहा था। फिर अभय ने वीर और शेरा को फोन किया क्योंकि राशि फोन नहीं उठा रही थी। आदित्य ने राशि के फोन की लोकेशन चेक की तो वो कॉटेज में ही बता रही थी। अभय ने जैसे ही देखा कि राशि के फोन की लोकेशन कॉटेज में है, उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। राजीव, उसने भी उन बॉडीगार्ड से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो बाहर ही है और मैं बिल्कुल ठीक है। फिर अभय ने वीर और शेरा को फोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि वो बस पहुंचने ही वाले हैं। अचानक रास्ते में बहुत बड़ा पेड़ कहां से गिर गया पता नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी उस पेड़ को जल्दी से हटाकर वो मैं तक पहुंचने ही वाले हैं। अभय, उसने वीर और शेरा को बोला, जल्दी करो और जल्दी से राशि तक पहुंचकर मेरी बात उससे कराओ। आदित्य ने अभय को कहा, अभय आज तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। राशि ने तुझे वार्निंग दी थी कि आज तेरे पास लास्ट चांस था, बहुत दिल दुखाया है तूने उसका। अभय ने कहा, प्लीज फिलहाल कुछ भी मत बोल, पहले राशि के ठीक ठाक की खबर मुझ तक पहुंच जाए, बहुत घबराहट हो रही है। और तू देख रहा है ना तान्या की हालत, और तू क्यों नहीं समझता। तान्या के भाई का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, और अभय सिंह राणा जिसे आज तक किसी का इतना सा एहसान नहीं लिया, उसकी जान तान्या के भाई हमारे दोस्त नीलेश ने बचाई और मेरी जगह खुद मौत को गले लगाया। सब कुछ तो तू अच्छे से जानता है, फिर ऐसे कैसे बोल सकता है। आदित्य ने बोला, और राशि की तरफ तेरा कोई फर्ज नहीं। अभय ने कहा, देख आदित्य, मैं अपने सारे फर्ज अच्छे से पूरे कर रहा हूँ। तान्या को बहुत बड़ी बीमारी है, तू उसकी हालत अच्छे से जानता है, बस तब तक एक बोझ, एक जिम्मेदारी है मेरे सिर पर जो मुझे पूरी करनी है और मैं राशि को समझा दूंगा। माना कि आज राशि को बहुत बुरा लगा होगा, उसका दिल भी बहुत बुरे तरीके से टूटा होगा, सब समझता हूँ, पर बर्थडे ही है ना, वह तो हम कल भी मना सकते हैं और फिर अभी अभी तो ही बजे हैं। जैसे ही तान्या थोड़ा सा ठीक होती है, अपने सेंसेस में आती है, मैं वापस उसके पास जाकर फिर से उसका बर्थडे मनाऊंगा। मैं उसे इस बार निराश नहीं करूंगा। 12 बजे बजने से पहले पहले, ये दिन खत्म होने से पहले पहले मैं राशि के पास जरूर जाऊंगा। आदित्य, जो अभय को एक चेयर पर बैठा सिर्फ देख रहा था और यह सोच रहा था कि अभय जैसा तू कह नहीं रहा है, भगवान करे वैसा ही हो।
इस बार राशि तुझे माफ कर दे, क्योंकि जिस तरीके से मैं राशि को पिछले 6 महीने से देखा है, मुझे नहीं लगता कि वो तुझे इतनी आसानी से माफ कर पाएगी। उसने फिर उस कमरे की तरफ देखा जहां पर तान्या थी। उसे गुस्सा आ रहा था उस कमरे की तरफ देखकर। वो अपने फोन से फिर कई बार राशि को फोन मिला चुका था, पर राशि फोन नहीं उठा रही थी। अभय ने बोला कि वो गुस्सा है, तुझे पता तो है उसका, उसने मुझे भी ब्लॉक कर दिया। बस एक बार वीर और शेरा पहुंच जाए। अभय ने कहा, आदित्य मैं बाहर से लॉक लगा कर आया हूं और राजीव ने अभी बॉडीगार्ड्स की लोकेशन बता की है, वो कॉटेज के बाहर की है और राशि उसकी लोकेशन कॉटेज में है, यानी कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही है। राशि बिल्कुल ठीक है। अभय अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि राशि बिल्कुल ठीक हो, फिर अपने दिल पर हाथ रखे जैसे अपने आप को ही कह रहा था कि सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। वो लगातार अपने फोन पर वीर और शेरा की लोकेशन देख रहा था। वो लोग कॉटेज से बस 5 मिनट की दूरी पर थे। अभय का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। पता नहीं क्यों उसे इतनी तूफान में भी, हल्की हल्की ठंड में भी उसके चेहरे पर पसीना था। आदित्य भी अभय को देख पा रहा था, उसे भी बहुत बेचैनी हो रही थी। राशि के सही सलामत होने की वह भी दुआ कर रहा था। पता नहीं क्यों कई बार ऐसा हुआ कि अभय इसी तरह राशि को अकेला छोड़कर आया, पर आज क्यों उन दोनों को इतनी घबराहट हो रही है। फिर आदित्य ने कहा, अब शायद ये घबराहट इसलिए है क्योंकि आज वीर और शेरा राशि के साथ नहीं। अभय ने कहा, हाँ आदित्य, वीर और शेरा बस पहुंचने ही वाले हैं, इसलिए मेरा दिल भी इतना घबरा रहा है, क्योंकि हर बार अगर मैं नहीं होता तो वीर और शेरा राशि के साथ होते हैं। पता नहीं क्यों अभय को अपने और राशि के बीते हुए पल नजर आ रहे थे। जब वो कॉलेज में थे, एक दूसरे से बेइंतहा प्यार, यहाँ तक कि जब उसकी माँ ने राशि से उसकी शादी करने के लिए मना भी किया, तब भी अभय ने यही कहा कि वह किसी भी कीमत पर राशि से ही शादी करेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। फिर अपना और राशि का रोमांटिक मोमेंट्स, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उसे ये सब याद आ रहा है, जबकि कई बार वो राशि को इस तरह से अकेले छोड़कर आया है। पर फिर भी उसे तब हमेशा तान्या की फिक्र रहती थी, पर आज उसे तान्या की नहीं बल्कि राशि की फिक्र हो रही है। वो अपने दिल को बार बार समझा रहा था। इधर आदित्य अभय पर ही नजर रख रहा था। वो अपने मन में की सोच रहा था कि अभय, शायद इस बार तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे राशि हमसे बहुत दूर जा रही है, बहुत दूर। इधर वीर और शेरा वो कॉटेज में पहुंच चुके थे। जैसे ही वो कॉटेज के बाहर आए, उन्होंने दरवाजा टूटा हुआ देखा और फिर एक दूसरे को हैरानी से देखकर अपने चेहरे पर परेशानी लिए जल्दी से कॉटेज के अंदर आए। उन्होंने आसपास देखा कि कहीं भी उन्हें राशि या बॉडीगार्ड नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने राशि को आवाज लगाई कि मैं कहाँ है आप। मैं र और शेरा सारे कमरों में देख रहे थे, पर ना ही उन्हें कहीं बॉडीगार्ड नजर आ रहे थे, ना ही कहीं राशि। वीर और शेरा घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि टेबल पर केक वैसा का वैसा ही पड़ा है और वैसे ही फूल और कैंडल अभी भी जल रहे हैं। वो बॉडीगार्ड्स को ढूंढने लगे। उन्होंने राजीव से उन बॉडीगार्ड का नंबर लेकर मिलाया, पर दोनों बॉडीगार्ड के फोन स्विच ऑफ थे। अब उनका दिल बहुत डर रहा था। फिर वो राशि के कमरे में गए तो देखा उसके कमरे में उसका पर्स नीचे ही गिरा पड़ा है और खिड़की खुली है और खिड़की पर राशि का दुपट्टा लटका हुआ है। शायद राशि वहां से जब भागी होगी तो उसका दुपट्टा वहीं पर अटक गया होगा। फिर शेरा, जो बाहर ही इधर उधर तलाश रहा था, उसने देखा कि राशि का फोन वहीं पर गिर पड़ा है। वीर, उसने शेरा को आवाज लगाई। शेरा भागकर अंदर गया तो वीर ने उसे राशि का दुपट्टा दिखाया और खिड़की की तरफ इशारा किया। वह दोनों भी इस खिड़की से उधर जंगलों की तरफ भाग गए, जहां पर उन्हें लगा कि राशि गई होगी। जैसे ही वो खिड़की से कूदे, वीर ने शेर को बोला, शेरा तुम कॉटेज में ही रहकर आसपास सब जगह देखो, वो बॉडीगार्ड भी कहीं नजर नहीं आ रहे, और जल्दी से सर को फोन लगाओ। इधर वीर ने अभय को सारी बात बता दी। अभय ने जैसे ही सुना, ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर कोई वार कर रहा है। उसे पहले ही डर लग रहा था। आदित्य, उसने जैसे ही अभय को हैरानी से फोन सुनते हुए देखा, वो जल्दी से उसके पास आया और बोला, क्या हुआ। तो अभय ने उसे सारी बात बताई कि राशि कॉटेज में नहीं है, दरवाजा टूटा हुआ है और बॉडीगार्ड्स भी आसपास नहीं है। आदित्य, उसने कहा, अभय मुझे पहले ही डर लग रहा था। वो दोनों वो जैसे ही वहां से जाने लगे कि अचानक अंदर से तान्या चिल्ला पड़ी, अभय अभय। अभय के कदम एकदम रुक गए। आदित्य को अभय पर गुस्सा आ रहा था, पर दूसरे ही पल अभय ने तान्या को इग्नोर किया और फटाफट बाहर की तरफ भागा।
उसने पहले ही अपने आदमी को चाप रेडी करने के लिए बोला। अभय और आदित्य चाप में बैठे लोनावला की तरफ निकल गए। वीर ने उन्हें ये भी बता दिया कि राशि का फोन वहीं पर गिरा पड़ा था और तो और उसका पर्स भी उस कमरे में मिला है। अभी तक वीर और शेरा को ना तो बॉडीगार्ड मिले थे ना ही राशि। उन्होंने फोन करके बाकी की सिक्योरिटी को भी बुला लिया। अभय के कम से कम 15 से 20 बॉडीगार्ड पूरे जंगलों में राशि और बॉडीगार्ड्स को तलाश रहे थे। इधर तान्या, उसने जैसे ही सुना कि अभय उसे इग्नोर करके वहां से चला गया है, वैसे ही वह उठ खड़ी हुई और उसे गुस्सा आया। फिर उसने अभय की मां की तरफ देखकर कहा, ये राशि मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती। तो अभय की मां ने कहा, घबराओ मत, अभय जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम अपना ध्यान रखो। तान्या ने कहा, हाँ पर मुझे अभय चाहिए। तो अभय की मां ने कहा, मैंने कहा ना, अभय सिर्फ तुम्हारा ही है, तुम बिल्कुल घबराओ मत, जब तक मैं हूँ अभय तुम्हारा ही रहेगा। अभय इधर कॉटेज में पहुंच चुका था। वह और आदित्य जल्दी से जैसे ही कॉटेज के अंदर आए तो वीर वहीं पर ही अपने बॉडीगार्ड को फोन मिलाकर उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा था और शेरा बाकी के बॉडीगार्ड्स लेकर राशि को जंगलों में ढूंढ रहा था। तूफान अब काफी हद तक थम चुका था, हल्की हल्की बारिश थी। अभय जैसे ही अंदर आया उसने वीर से कहा, वीर कुछ पता चला। तो वीर ने कहा, नहीं सर, बॉडीगार्ड्स और शेरा खुद मैं को ढूंढ रहे हैं पर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। वह दोनों बॉडीगार्ड्स भी गायब हैं, उनका भी सुराग नहीं मिल रहा। फिर आदित्य ने कहा कि टू बी कंटिन्यूड।